देखिए, अविवाहित महिला पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, लिविंग रिलेशनशिप मतलब बिना शादी के कुछ लोग रह रहे हैं, ऐसा कल्चर अपने यहाँ पाश्चात्य कल्चर अब अपनाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता दे रहा है कि पति पत्नी जैसे रह रहे हो, पति पत्नी। लिविंग रिलेशनशिप भी घरेलू हिंसा के दायरे में विवाहित महिला के समान परिस्थिति प्रदान करता है। विवाहित महिला के समान, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में आने वाली स्त्री भी घरेलू हिंसा एक्ट की लागू होने की हकदार है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। लिविंग रिलेशनशिप में आने वाली स्त्री पर भी एक्ट लागू होता है। ठीक है, अब दो चीज़ें तो यहाँ पे थोड़ी कंफर्म हुई अपनी कि भैया अनमेरिड पर नहीं लागू होता है, मतलब जिसकी शादी हो गई कुल हिसाब से कुल मिलाकर पति या पति के नातेदारों द्वारा ही यहाँ पर प्रताड़न किया जा रहा है। सेक्शन 1 कहती है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर छोड़ के था, लेकिन 2019 एक्ट के द्वारा ये भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। अब जम्मू कश्मीर की महिला के साथ भी घरेलू हिंसा नहीं होगी। 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू कर दिया गया है। आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, ये 26 अक्टूबर 2 दिन बाद इसको लागू किया गया, ऐसा अपन यहाँ मान लीजिए। हालांकि वो 1945 की बात है, यहाँ 2006 में लागू किया गया। 26 अक्टूबर 2006 में ये लागू कर दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम। इसकी कुछ परिभाषाएं, लगभग 20 परिभाषाएं इसमें समाहित की गई हैं सेक्शन 2 में। पहली परिभाषा है व्यथित व्यक्ति। 2A में व्यथित व्यक्ति है से कोई ऐसी महिला, गोला कर लीजिए, से कोई ऐसी महिला, मतलब व्यथित व्यक्ति हमेशा महिला होती है, पुरुष नहीं होता इसमें। अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है, मतलब जो उसे प्रताड़ित कर रहा है उसकी घरेलू नातेदारी में, या रही है या रहती थी पहले या है, और जिसका अभिकथन है कि प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है, और जो कह रही है कि वो प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा का शिकार नहीं, मतलब पीड़ित महिला है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला ही व्यथित महिला है, जो घरेलू नातेदारी में रहती है। अब वो कैसी भी हो सकती है, वर्तमान हो सकती है, भूतकाल हो सकती है, कि पहले रह चुकी है कुछ समय पहले, अब अलग रहती है, वर्तमान में रह रही है, तो वो दोनों तरह की महिलाएं यहाँ पे आएंगी, वर्तमान लिविंग और भूतकाल लिविंग वाली। 2B में बालक को परिभाषित किया गया है। बालक से कोई ऐसा व्यक्ति प्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक सौतेला पोषित बालक भी है। दत्तक सौतेला पोषित बालक भी है। 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, दत्तक बच्चा, सौतेला बच्चा, पोषित बच्चा, 4 तरह की कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। 2C में प्रतिकर आदेश है। C4 कंपनसेशन ऑर्डर। कंपनसेशन ऑर्डर के लिए धारा 22 का आदेश, 22 के तहत प्रदान किया गया आदेश कंपनसेशन आदेश। 2D में अभिरक्षा आदेश है। धारा 21 के अधीन प्रदान किया गया आदेश अभिरक्षा कस्टडी आदेश है। 2E में घरेलू घटना रिपोर्ट है। अब देखिए घरेलू घटना रिपोर्ट क्या होती है, ये भी हम लोग सब लोग जानते हैं। ऐसी रिपोर्ट जो किसी विथिक व्यक्ति से
घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर बृहत प्रारूप में तैयार की जाती है। अब देखिए, अगर हम इसको एफआईआर के समतुल्य कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एफआईआर की जाती है, असंगीत रिपोर्ट की जाती है, उसी तरह ये रिपोर्ट होती है जिसका नाम होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, DIR। इसको अपन DIR बोल देते हैं। इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देंगे, DIR। यहाँ पे लिख दीजिए, FIR होता ना, वैसे DIR। NCR नॉन कॉन्ज्यूगल रिपोर्ट 155, FIR 154 1 और DIR 2E। ठीक है, जो अधिकारी लिखेगा रिपोर्ट वो DIR लिखेगा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। महिला बोलती जाएगी, वो लिखता जाएगा। F घरेलू नातेदारी। 2F में घरेलू नातेदारी है। घरेलू नातेदारी से ऐसी दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है। अब नातेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हिसाब है यहाँ भी। जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, साझी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरसता विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है। ये एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य। देखिए, ये 3 पॉइंट हैं इसमें। पहला पॉइंट ये है, पहले तो 2 व्यक्तियों के बीच की नातेदारी घरेलू नातेदारी है। कब है? जब पहला पॉइंट साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय रह चुके हैं। वर्तमान और भूतकाल की बात हो रही है कि पहले रहते थे साथ, पति पत्नी है, दोनों साथ रहते थे, कुछ समय रहे, नहीं बनी, अनबन हो गई, वो अलग रहने लगे। पति है, साथ में रह रहा है। जब वे समरसता विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंध, अब विवाह के द्वारा विवाह हुआ है, पति पत्नी के तौर पर देखे गए हैं या अन्य रिलेशन में समरसता दत्तक के संबंध में रहते हैं। या तीसरा, एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं, ज्वाइंट फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती ना, ज्वाइंट फैमिली होती हैं हिंदू अविभक्त कुटुंब। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में कम से कम 10 घर बने हैं। मेरा खानदान है जो, जिसको कुटुंब बोलते हैं। कोई फंक्शन होता है तो सबको बुलाना पड़ता है, बच्चा हर कोई आता है खाना खाने के लिए, बुलाना पड़ता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो हम लोग अलग भी हैं। मेरे पापा मम्मी, छोटा भाई और मैं, हम लोग अलग हैं। मेरे चाचा अलग हैं, दादाजी लोग अलग हैं, तो अलग भी हैं और संयुक्त भी हैं। तो यहाँ पे संयुक्त फैमिली मतलब एक हिसाब से ऐसा हो जाता है कि इतना वाइडर सेंस में अपन को नहीं लेना है। सेंस का मतलब इतना है कि जो पति पत्नी के तौर पे या रिश्तेदारी में रह रहे हैं, अन्य कोई व्यक्ति प्रताड़ित करता है नातेदार, तो वो भी यहाँ पे कवर होने लगता है। मान लीजिए एक बहू है, बहू को जेठ परेशान कर रहा है, ताने देता है कि भाई तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला है, पैसा लाओ, ये वो प्लान दिखाना, मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, ससुर बोलता है इस तरह। तो इस तरह के दायरे में डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा बहुत अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ पति पे ही फोकस है कि पति अगर कुछ हिंसा करता है, आपने एक थप्पड़ मार दिया तो बाट लग गई आपकी, ये समझ लीजिए। 2G घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो धारा 3 में है। अगली परिभाषा है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, धारा 3 में है। 2H दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। तो 1961 की धारा 2 में है। तो दहेज हम लोगों ने पढ़ा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपने सिलेबस में सेक्शन 2 भी अपन पढ़े हैं। 2I में मजिस्ट्रेट है। अब मजिस्ट्रेट से उस क्षेत्र का जिसमें, पहला पॉइंट डालेंगे, विथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है, या जिसमें, दूसरा पॉइंट, जिसमें प्रत्यार्थी निवास करता है, मतलब जो अपराधी है वो निवास करता है, या तीसरा जिसमें घरेलू हिंसा होना अभी कथित किया गया है।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है। गोला कर लीजिए, इसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट गोला कर लीजिए और दूसरा गोला कर लीजिए यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों चीज़ यहाँ पर गोला। तो जेएमएफसी और एमएम दो लोग यहाँ मजिस्ट्रेट के तौर पे जाने जाते हैं और क्षेत्र में जहाँ पे आप रह रहे हैं, रह चुके हैं या रहते थे, समथिंग कुछ है तो, या घरेलू घटना काज ऑफ एक्शन हुई है, वहाँ पर जो भी आपका जेएमएफसी लगेगा, जिसके एरिया में आप आएंगे वो जेएमएफसी है, एमएम। 2J चिकित्सा सुविधा, चिकित्सीय सुविधा से ऐसी सुविधा विपरीत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए। चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए, किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की, वो चिकित्सीय सुविधा है। धनी अनुतोष 2K में धनी अनुतोष है। धनी अनुतोष क्या होता है? कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पैसे दे के मदद करते होंगे, वो अनुतोष हो गया। धनी अनुतोष नाम से स्पष्ट है, वो ही लिखा है इसमें। से ऐसा प्रतिकर विपरीत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप विथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी प्रक्रम पर विथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा। तो किसी तरह से मॉनेटरी रिलीफ है ये जो प्रत्यर्थी को दिया जाता है, मतलब प्रत्यर्थी के विरोध में दिया जाता है कि आपको ये पीड़ित महिला को देना है। 2L अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना, अधिसूचित पद का भी अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। विहित 2M में विहित है, अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित, एक ही कॉन्सेप्ट चलता विहित के लिए। तो 2N संरक्षण अधिकारी जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। 8(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी संरक्षण अधिकारी है। किस धारा के अधीन? 8 खंड 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी यहाँ पर क्या होता है? संरक्षण अधिकारी कहा जाता है। सेक्शन 2O संरक्षण आदेश, धारा 18 के निबंधनों के अनुसार कोई आदेश, मतलब 18 में ग्रांट किया गया आदेश संरक्षण आदेश हो गया। निवास आदेश, धारा 19(1) के निबंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश, 19(1) के अधीन दिया गया आदेश क्या होता है? निवास आदेश। आर्टिकल 19 में भी निवास के लिए स्वतंत्रता है, ऐसे यहाँ पे आर्टिकल 19(1) में निवास आदेश है। ऐसा कुछ कोड फिक्स कीजिएगा दिमाग में कि आपको याद हो जाए। प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष, यहाँ गोला कीजिएगा, कोई वयस्क पुरुष, बच्चे नहीं आएंगे यहाँ पे कि बच्चा अपनी माँ को मार पीट रहा है तो वो घरेलू हिंसा में आ जाए। वयस्क पुरुष यहाँ पे मतलब छोटे बच्चे नहीं आएंगे मायने। जो विथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध विथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। परंतु यह कि कोई विथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है, पति या पति के नातेदार के विरुद्ध शिकायत कर सकती है। ये प्रत्यर्थी हो गया है। प्रत्यर्थी कौन? जो अपराध करता है इस तरह का, वो प्रत्यर्थी है। पुरुष होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, एक यहाँ पे एसेंशियलिटी है। R में 2R में सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, धारा 10(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व विपरीत है। 10(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व विपरीत है। 2S में शेयर्ड हाउस होल्ड, शेयर्ड हाउस होल्ड मतलब साझी गृहस्थी। हम लोग शेयर्ड कर लेते हैं ना, जैसे रूम पार्टनर हो गया, पीजी में रह रहे हैं। अब जैसे इंदौर में क्या है, इंदौर में 3-4 लड़कियां मिलके एक फ्लैट ले लेती हैं और पीजी में रहती हैं। तो ओनली गर्ल्स को देते हैं या ओनली बॉयज़ को देते हैं, पीजी टाइप में रहते हैं कि किराए पे रहते हैं मान लीजिए। तो साझी गृहस्थी है सबकी, खाना एक साथ होता है, रहना पढ़ना
सोना, ये सब इनकी गतिविधियों के लिए अरेंजमेंट, सेटलमेंट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सांझी गृहस्थी में ऐसी गृहस्थी प्रेत है जहाँ विथित व्यक्ति रहता है किसी घरेलू नातेदारी में, या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, मतलब रहता है वर्तमान और रह चुका भूतकाल, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस विथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्त तथा स्वामित्व या किराएदारी में है। अब ऐसी गृहस्थी भी है, जैसे कोई मकान है, स्वामित्व में है, दोनों के स्वामित्व में है, या महिला के स्वामित्व में है, या वो किराएदारी के तौर पर रह रहे हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है जिसके संबंध में या तो विथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी का विथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य। तो ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सांझी गृहस्थी, तो सांझी गृहस्थी वो है जैसे मैं और मेरी वाइफ हैं, अब यहाँ रेंट पे रह रहे हैं फ्लैट लेके, ये सांझी गृहस्थी है। मान लीजिए हम अपने घर पर रह रहे हैं, सांझी गृहस्थी, ये सांझी गृहस्थी। आश्रय गृह, टूटी में शेल्टर होम है। आप देखना शेल्टर होम बनाए जाते हैं, कहीं पर स्टेशन पर लिखा होता है शेल्टर होम। ऐसा कोई आश्रय गृह जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। मुझे लग रहा है ऐसे प्रताड़ित लोग हैं जिनको रखा जाता है वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो शेल्टर होम। मान लीजिए जैसे स्टेशन पर शेल्टर होम बनाए जाने का फ़ायदा क्या है, ये यात्री गण हैं जिनका यहाँ घर नहीं है, बाहर के, वो वहाँ रुक सके, स्टे कर सके, इसलिए शेल्टर होम है। इसीलिए शेल्टर होम का कॉन्सेप्ट यहाँ भी रखा है कि ये जो महिलाएं हैं ऐसे पीड़ित हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा पुनर्वास के लिए या रिहैब करने के लिए। सेक्शन 3 पे आ जाते घरेलू हिंसा की परिभाषा। इससे पहले अपन लोग 2G में परिभाषा पढ़ चुके हैं। 2G में घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है, वहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 3 के अधीन परिभाषित घरेलू हिंसा तात्पर्य। तो यहाँ चैप्टर का नाम याद रखिएगा, चैप्टर पे इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। चैप्टर 2 कैसे संबंधित है घरेलू हिंसा से, कितनी सेक्शन है, मात्र 1 सेक्शन है, सेक्शन 3। चैप्टर 2 घरेलू हिंसा से संबंधित मात्र 1 सेक्शन है, सेक्शन 3। देखिए सबसे क्रीम चीज़ यही है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कई बार अपन पढ़ भी चुके हैं 1-2 बार। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा। कार्य आएगा, लोप आएगा, कार्य का करना आएगा या कार्य का आचरण आएगा, किसी प्रकार का आचरण, 4 चीज़ें आएगी। यदि वह, अब क्या कर रहा है यदि वह, वो ये भी आप यहाँ पर सुनिए। यदि वह विथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग की, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग की, चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे क्षति पहुंचाता है, या उसे संकटापन्न करता है, या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है, और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। देखिए यहाँ पे लैंगिक दुरुपयोग में यौन दुरुपयोग भी आता है इन लोगों का। तो ये विथित व्यक्ति के है स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अंग या मानसिक शारीरिक हानि पहुंचाना यहाँ पे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, जिससे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, और अगला है
आर्थिक दुरुपयोग, 4 प्रकार के दुरुपयोग कार्य करना आता है। तो कुल मिला के एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है पति या नातेदारों द्वारा, और 98 ही हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के रहते, घरेलू महिला है, शादीशुदा महिला है, घर में रह रही है, गृहस्थी में रह रही है, उसके साथ इस तरह की गतिविधि देखने को आ रही है, उसने शिकायत की है, DIR लिखाई है, DIR लिखाने पे उसके ऊपर घरेलू हिंसा का प्रकरण बनाया गया संबंधित व्यक्तियों पर। सबके बाद बी बोलती है, किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से विथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है, उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। अब देखिए, कुछ पैसा मांगना चाहते, दहेज की मांग करना चाहते, कोई संपत्ति मांगना चाहते हैं, तो उसको या किसी अन्य को, उसके बच्चे को पिटाई लगा रहे हैं, छोटे भाई बहनों को पीट रहे हैं उसके, तो ये भी यहाँ पे घरेलू हिंसा में आएगा। सी, खंड ए या खंड ई में बी में वर्णित किसी आचरण द्वारा विथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है, धमकी देता है, धमकाता है ऐसी महिला को। डी, विथित व्यक्ति की अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। देखो, अन्यथा क्षति पहुंचाता है, जरूरी नहीं है कि आप ओरल ही कष्ट दें या फिजिकल कष्ट दें, या मेंटल कष्ट भी हो सकता है, शारीरिक या मानसिक किसी तरह की क्षति पहुंचाती, तो भी घरेलू हिंसा क्रिएट हो। तो एक व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। आपके क्वेश्चन में बस कितना क्वेश्चन आएगा, घरेलू हिंसा से संबंधित चैप्टर कौन सा है, आप बताइएगा 2 है। घरेलू हिंसा डिफाइन है, आप बताइए सेक्शन 3 में। घरेलू हिंसा के अंतर्गत कितने प्रकार के दुरुपयोग आते हैं, तो आप यहाँ पे स्पष्टीकरण में आगे दिए गए हैं। 4 दुरुपयोग आते हैं, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग। ये 4 चीज़ें आपको आएंगी, इनमें से एक गलत लिख देंगे कि कौन सा नहीं आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अब पहला कहता है स्पष्टीकरण में, पहला शब्द स्पष्ट किया गया शारीरिक दुरुपयोग। अभी शारीरिक दुरुपयोग क्या होता है इसको समझिए। ऐसा कोई कार्य या आचरण विपरीत है जो ऐसी प्रकृति का है जो विथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है, या उससे उसके स्वास्थ्य का विकास का ह्रास होता है, और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है। ये आप ध्यान दीजिएगा, हमला आता है, आपराधिक अभित्रास आता है, मतलब धमकी आती है, और आपराधिक बल प्रयोग भी आता है। शारीरिक दुरुपयोग तो मारने की कोशिश करना, जैसे मान लीजिए पति ने हिम्मत की, दमदार हिम्मत है कि अपनी पत्नी पे 1-2 थप्पड़ लगाए, तो ऐसे व्यक्ति को तो काला पानी हो जाना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति है, तो अगर ऐसी स्थिति देखने में आ रही है, तो अब ये क्या है, शारीरिक दुरुपयोग है। मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, शारीरिक दुरुपयोग है, जिससे उसको किसी तरह की अपहानि होने की संभावना है, शारीरिक दुरुपयोग है। दूसरा, लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता है। लैंगिक प्रकृति का आचरण। अब यहाँ पे देखिएगा, सेक्सुअल एब्यूज यहाँ पे बताया गया है। सेक्सुअल नेचर एब्यूज, ह्यूमनलिटीज डिग्रेड्स अदर वायलेंस, डिग्निटी ऑफ वुमन। अब देखिए, ऐसा समझ सकते जेंडर के आधार पे अपन डिस्क्रिमिनेट करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, ये यहाँ पे लैंगिक दुरुपयोग के अंदर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ। तीसरा है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित है: अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली, विशेष रूप से संतान या नर बालक न होने के संबंध में अपमान या उपहास। इस तरह की चीज़ें भी हमें झेलनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है, पति के नातेदार लड़कियों को ताने देते हैं कि तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है, सबके लड़के हैं, बच्ची नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तो हो ही रहा है।
उसको मेंटल शॉक ही दिया जा रहा है, एक शॉट लगाने जैसी बात हो गई है। तो क्या आप शॉट लगाए जा रहे हैं उसमें आप। फिर भी मेरे ख्याल से अगर ऐसी कुछ बातें हों अपने आसपास तो इग्नोर करना चाहिए। क्यों इग्नोर करना चाहिए? समय धीरे धीरे बदलता है, आदमी एक बार कहेगा, 2 बार 3 बार, फिर नहीं कहेगा। तो अब इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और आपने फ़र्क पड़ना लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है आदमी ज़्यादा बोलने लगे। जो दबता है, जो झुक जाता है, उसको झुकाने की कोशिश हर कोई करने लगता है, और जो स्ट्रिक्ट खड़ा रहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इग्नोर करना चाहिए कुछ चीज़ों को लाइफ में, अगर इस तरह का इंटरफेस हो कभी तो मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसको अपन को मेंटल शॉक नहीं लेना है। चलता है समाज में, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ ज़रूर होंगी। आपके कपड़े लेके आएंगे, एक साड़ी खरीद के लाएंगे, 4 लोग अच्छा बोलेंगे बहुत बढ़िया है, 6 लोग बुराइयाँ भी कर सकते हैं कि बेकार साड़ी है, महंगी लेके आई हो। अपन को क्या सोचना चाहिए? अपन को तो एक चीज़ सोचना चाहिए, मुझे पसंद है, मुझे पहनना है, बस। आप पहनेंगे, फिर देखिएगा 4 लोग कहेंगे जैसे दीदी साड़ी लेके आई वैसी खरीदना है। मैंने अपनी सिस्टर को एक बार साड़ी दिलाई, तो कितने की थी वो? करीब 4,000 के लगभग की साड़ी थी। एक कोई शोरूम है झांसी में, झांसी से दिलाई। तो साड़ी की कुछ वो होता है ना, स्लेटी टाइप का कलर, कौन सा कलर होता है मैं नहीं समझ रहा उसको, तो उस तरह का कलर था और बहुत बढ़िया साड़ी थी। तो काफ़ी सिंपल वर्क की थी, ज़्यादा लोडेड साड़ी भी नहीं थी। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों ने। हमारे परिवार में कम से कम 5-6 लेडीज़ों ने उसी तरह की साड़ियाँ खरीदी थी। सेम वैरायटी तो नहीं मिलती, एक यूनिक पीस आते ही, तो उसी तरह की साड़ियाँ खरीदी कम प्राइसेस में, इतनी महंगी नहीं खरीदी किसी ने। तो वो लोग पहले कह रहे कैसी साड़ी ले आए, फिर बहू ने अच्छी लगी कि मान लीजिए वर्क भी है और जम भी बढ़िया रही है और लोड भी ज़्यादा नहीं है साड़ी का, वरना कितना लोडेड साड़ी आ रही है मार्केट में। आप देखिए, कभी शॉपिंग करने जाइए तो आपको पता चल जाएगा। मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार, गाली गलौज, संतान ना होने पर, खासतौर से बच्चा लड़का ना होने पर ताने देना, ये भी इसमें आता है। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना जिसमें व्यथित व्यक्ति हितभक्त है। शारीरिक पीड़ा कारित करने की, ये भी यहाँ पे मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग आता है, जिससे वो हितभक्त है कि तुम्हारे भाई को मारेंगे, समथिंग। चौथा, आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित है: ऐसी सभी यकीनी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेह हो, या जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों यदि कोई हो के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी है, अपेक्षा करता है, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है। स्त्री धन, गोला कीजिए, स्त्री धन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथकता, स्वामित्वाधीन संपत्ति, अंडरलाइन कीजिए, स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी, अंडरलाइन कीजिए, साझी गृहस्थी, और उसके रख रखाव के लिए भाटक का संदाय से वंचित करना। भाटक संदाय से वंचित करना, ये कह रहे, ये एग्जाम्पल है, इन तक सीमित नहीं है। मतलब ये तो ऑलरेडी आते ही हैं, इसके अलावा अन्य चीज़ें आती हैं। स्त्री का स्त्री धन है, हम उससे वंचित कर देते हैं उसको। संयुक्त संपत्ति है, हम उसके नाम से अपने नाम संपत्ति करवाने की बोलते हैं। साझी गृहस्थी है, साझी गृहस्थी से बहिष्कार कर देते हैं। रेंट का संदाय करना है लेकिन नहीं दे रहे हैं, रेंट का संदाय करने के लिए रेंट पे रह रही है या साथ में रह रही है, रेंट तो संदाय नहीं करने दे रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम आर्थिक दुरुपयोग कर रहे हैं, आर्थिक तरह से उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये आर्थिक दुरुपयोग के अंतर्गत आता है। बी, गृहस्थी की चीज वस्तु का बेन, आस्तियों का, चाहे वे जंगम हो या स्थावर मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, उसके सदस्य या अन्य संपत्ति का जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है, या जिसका व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा इच्छित रूप से अपेक्षा की जाती है, उसके स्त्री धन या व्यथित व्यक्ति या संयुक्त या पृथक आधारित की गई अन्य संपत्ति का कोई आशंका हो।
अब देखिए, गृहस्थी की चीज़ वस्तु का बेन करता है, वस्तुएं बेचता है, गृहस्थी की नहीं बेचना चाहिए। गृहस्थी में क्या होती है, जिसमें दोनों का हक होता है, ऐसी वस्तुएं बेच देता है। जंगम स्थावर होता है, मूल्यवान शेयर, प्रतिभूति, बंधपत्र आदि चीज़ों को बेचने की कोशिश करता है, बेच देता है। आर्थिक दुरुपयोग किया जा रहा है। अब उसकी कंसेंट के बिना तो अपन दत्तक भी नहीं ले सकते पत्नी की कंसेंट, आप तो बेच रहे हैं तो गलत बात है, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा आपको। सी, ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई विथित व्यक्ति उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध करना, ऐसे रोक देना कि आप वहाँ आपको ये सामान नहीं मिलेगा, इनको सुविधाएं नहीं दी गई, साझी गृहस्थी तक पहुँच रोक देना, ये भी एक हिसाब से आर्थिक दुरुपयोग है। स्पष्टीकरण कहता है, यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन घरेलू हिंसा गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 2A में है विथित व्यक्ति है, 2B में बालक है, 2C में प्रतिकर आदेश है, 2D में अभिरक्षा आदेश है, 2E में DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, 2F में घरेलू नातेदारी है, 2G में घरेलू हिंसा है, 2H में दहेज है, 2I में मजिस्ट्रेट है, JMF CMM, 2J में चिकित्सीय सुविधा है, 2K में मॉनेटरी रिलीफ है, धनी अंतोष है, 2L में नोटिफिकेशन है, 2M में प्रिस्क्राइब्ड है, बेहद है, 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, संरक्षण अधिकारी है, धारा 8(1) में नियुक्त है, 2O में प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑर्डर है, संरक्षण आदेश धारा 18 के अधीन, 2P में प्लेस निवास आदेश है, रेजिडेंस ऑर्डर है P में, 19(1) के अधीन, 2Q में प्रत्यर्थी है, मतलब अपराधी जो होता है उसे प्रत्यर्थी कह देते हैं। 2R में सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, 2S में शेयर हाउस होल्ड मतलब साझी गृहस्थी है, 2T में आश्रय गृह है। ये डेफिनेशन है। और सेक्शन 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत 4 प्रकार की एब्यूज अपन ने यहाँ पे देखे हैं। शारीरिक एब्यूज, लैंगिक एब्यूज, मौखिक भावनात्मक एब्यूज और आर्थिक एब्यूज, ये 4 प्रकार के एब्यूज आपको ध्यान देना है। सेक्शन 3 में घरेलू हिंसा बेसिक एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, इसमें से सेक्शन 3 में से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा आपके एग्जाम में। कैसे ये मेन थीम है इसकी एक्ट की, वही है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट जो अंडरलाइन किए इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं श्रीमान जी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्तव्य, 4 से लेकर 11 तक की धाराएँ हैं। हालांकि ज़्यादा बड़ी धाराएँ नहीं है, 1-2 धाराएँ ही थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा हैं, देखते हैं। देखिए सेक्शन 4 कहती है संरक्षण अधिकारी की जानकारी का दिया जाना, को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का वर्जन। अब कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि विथित महिला ही जानकारी दे, कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है। आपको लग रहा है कि आपके पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड पत्नी की पिटाई लगाता है, भला बुरा कहता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती, पर डे का नियम, आप शिकायत कर दीजिए। तो कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी के जिसके बारे में जानकारी दे सकता है, इसके बारे में जानकारी दे सकता है। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी गई किसी जानकारी के लिए सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। आप पुलिस वाले आते हैं, आप पड़ोसी के बारे में आपने जानकारी दे दी, संरक्षण अधिकारी के पास आप गए, उसको जानकारी दे दी। अब पुलिस या संरक्षण अधिकारी आएंगे चेक करने के लिए, तो आपने फ़ोन किया है, आपके कॉल पे करेंगे भैया कहाँ पे रहते हो, तो आप आ जाओगे बाहर, बताओगे कि हाँ ये ऐसी ऐसी बात है। वहाँ जाओगे तो क्या होगा, पता चला कि वो दोनों मुकर गए कि नहीं, होता है भाई, पति पत्नी नहीं लगाते आरोप एक दूसरे पे। अब ऐसे में क्या होगा,
तो यहाँ पे आपने तो सद्भाव में कहा था, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, चला जाएगा पुलिस देख दाख के कि चलो ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो फ़ोन करिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अपन को क्या कर सकते, दूसरे के फैमिली मैटर में बोलना ही नहीं है, बुरे हो जाएंगे अपन लोग, कहने का तात्पर्य है। लेकिन सद्भाविक में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कैसे हो सकता है, आपने जो देखा हो, उनके घर पे बहस चल रही हो फ्रिज खरीदने की, वो कह रहे हैं कि हम सैमसंग का खरीदेंगे, सैमसंग का सस्ता आ रहा है, वो कह रहे हैं हम वर्लपूल का खरीदेंगे, वो कह रहे हैं हायर का खरीदेंगे। इस पर बहस चल रही है, पति पत्नी कहा सुनी हो रही है, आप कह रहे घरेलू हिंसा चल रही है, एक सामान खरीदना चाहते हैं वो, तो भाई यहाँ पर अपन उसको घरेलू हिंसा का रूप दे के अपन ने शिकायत सद्भाव में कर दी। जब बात आई, पुलिस सामने आई, संरक्षण अधिकारी आए, तो कुछ और नहीं निकला। आपने तो गुड फेथ में किया ना, तो आपको संरक्षण दिया जाएगा। सेक्शन 5, पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। उनकी क्या ड्यूटी है? पीओ, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट के क्या पावर। कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, नंबर 1 2 3 4 4 लिख लीजिए आप। नंबर 1 पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए। नंबर 2 संरक्षण अधिकारी, नंबर 3 सेवा प्रदाता, नंबर 4 मजिस्ट्रेट। सेक्शन 4 में निम्नलिखित में से किसके कर्तव्य दिए गए? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, तीसरा मजिस्ट्रेट, चौथा उपरोक्त सभी। जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है, घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है, या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी गई है, तो वह विथित व्यक्ति को, शिकायत या रिपोर्ट मिली है तो विथित व्यक्ति को क्या करेगा? इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की, संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की, जहां कहीं सुसंगत हो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा। एक महिला प्रताड़ित की गई है, अब मान लीजिए आप वकील हैं, अगर आपसे ही पूछा जाए तो वो महिला आपके पास आती है कि भाई सब ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे? यही सब तो बताएंगे आप उसको। तो वो इस चीज़ें यहाँ बताई गई, क्या क्या रिलीफ हो सकते। 498 का कंप्लेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी आप जानकारी देंगे। आप डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर जो है या प्राधिकरण जो है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर से भी आप जाके बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता। परंतु इस अधिनियम का की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कर्तव्य से अवमुक्त कर दी। अब मान लीजिए संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कैसा है? उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पिटाई लगाई, जिसके दौरान उसके पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूट गई। अब 7 साल की सजा होती घोर उपपत्ति के लिए, आप लोग जानते हैं, गंभीर अपराध हो जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाएगा। अब शिकायत प्राप्त हुई तो उसको नहीं रोकेगी संज्ञेय में, ये तो ऑटोमेटिकली, वो तो ऐसा है, लाइट आई, ट्यूबलाइट ऑन है रूम की, ऑटोमेटिकली चल जाएगी ट्यूबलाइट। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्यूबलाइट ऑन है, इधर विंडो के जस्ट ऊपर नहीं दिख रही होगी, तो ये ट्यूबलाइट अपने आप ऑफ हो गई है, अपने आप ऑन हो जाएगी, लाइट आई है। संज्ञेय अपराध है तो इन्वेस्टिगेशन करने, अरेस्ट करने का पावर स्वतः ही मिल जाएगा। असंज्ञेय में तो आपको ऑर्डर लेने पड़ेंगे तब मिलेगा, यहाँ तो तुरंत मिल जाता है। तो ये हो गया अपना सेक्शन 6 हो गया है। सेक्शन 6 में अपन को क्या करना है, कर्तव्य बताए गए हैं पुलिस वालों के, मजिस्ट्रेटों के, कि आप क्या क्या कर सकते हैं जो उस महिला को रिलीफ दिलाए। सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य। आश्रय गृहों के कर्तव्य,
अब ये शेल्टर होम के ड्यूटी बता रहे हैं। यदि कोई विथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, तो नंबर 1 डालिए विथित व्यक्ति, नंबर 2 डालिए संरक्षण अधिकारी, नंबर 3 डालिए सेवा प्रदाता। तीनों को अंडरलाइन कर दीजिए। किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से, अंडरलाइन कीजिए, आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसकी आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति विथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा। पीड़ित महिला है, अब वो कहाँ जाए, अपने पति का घर उसने छोड़ दिया है, घरेलू हिंसा की शिकार है, वो नहीं रहना चाहती, जान को खतरा है, मेंटल हो जाएगी, तमाम चीज़ें। तो उसने क्या किया, घर छोड़ दिया, वो शेल्टर हाउस गई है, वहाँ का जो भार साधक व्यक्ति है उससे आवेदन किया कि अनुरोध किया कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी बात है, मुझे यहाँ रहने के लिए शरण दीजिए। अब मैं सागर में था, मैं आपको बताऊँ, कामकाजी महिला छात्रावास बना है सागर में, यादव कॉलोनी है सागर यूनिवर्सिटी के तलहटी में, ग्राउंड के पास में। मुझे नहीं था पता था कि यहाँ ऐसा है। कुछ लड़कियां भी हैं, जैसे यहाँ की एक मैडम है मिक्की अग्रवाल रही हैं। मिक्की अग्रवाल डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित रही हैं, पति को उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, LLM किया उन्होंने यहाँ से, सागर में पढ़ाती रही हैं, फिर उनका जुडिशियल सर्विस में सिलेक्शन भी हो गया है। थोड़ी विकृत हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी वो अपने पति से, तो वो वहाँ जाके कामकाजी महिला छात्रावास में रहती थी। मैं जब मूड कोर्ट को देने गया, सतपुड़ा लॉ कॉलेज का मूड कोर्ट मैंने पार्टिसिपेट किया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं प्रतिभागी था, सेकंड रनर हम लोगों की टीम रही थी, मैं अंशुमान था हमारी टीम में, मैं अंशुमान अग्रवाल 2 लोग गए थे। सेकंड रनर, प्रेजेंटेशन हम लोगों का दमदार था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वीक हो गया था। कैसे यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फैकल्टी उतनी हेल्प नहीं कर रही थी, तो हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर बनवा देते वो लोग, बाद WAS वगैरह और चीज़ें, तो शायद हम लोग अच्छे नंबर पा जाते। तो जब मैं उधर से आ रहा था छिंदवाड़ा से, रात में 9 बजे बस थी, तो मेरे बाजू में एक महिला बैठी हुई थी जो कुछ MEd वगैरह कर रही थी वहाँ से। तो मैंने उनसे बात की तो वो काफ़ी रो रही थी, कभी घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकली थी, वो एकाएक जा रही थी और वहाँ रहती थी कामकाजी छात्रावास में। बोली यहाँ पर रहते हैं सर, वहीं से पैदल पैदल हम यूनिवर्सिटी चले जाते। तो उन्हें घर का बुरा लग रहा था, घर से जाने का बुरा, घर से जा रहे हैं। तो बोली यहाँ पे जो परित्यक्त महिलाएं हैं, जैसे कोई घरेलू हिंसा हो गया, कुछ हो गया, और उन्हें ये तो नहीं करा है जैसे इनके पति मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी महिलाएं घर छोड़ देती हैं, तो उन्हें यहाँ पर पुनर्वास के लिए रख दिया जाता है। सरकार खर्चे उठाती है और अन्य जगह खाली रहती है, तो जो ज़रूरतमंद लड़कियाँ हैं उनको दे दिया जाता है यहाँ पे। मतलब आप जाके बात कर लो तो आपको रख लेते हैं वहाँ पर, आप रहिए, हॉस्टल जैसी फैसिलिटी रहती है और कम पैसे लगते हैं। आगे बात करते हैं, ये हो गए आश्रय गृह। तो हम खुद अनुरोध कर सकते हैं प्रताड़ित व्यक्ति, और संरक्षण अधिकारी अनुरोध कर सकता है आपके लिए, और तीसरा कौन, सेवा प्रदाता भी अनुरोध कर सकता है। सेवा प्रदाता पढ़ेंगे अपन क्या होता है। 7 सेक्शन, चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य, चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य सेक्शन 7 बताती है। यदि कोई विथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भार साधक व्यक्ति से उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भार साधक व्यक्ति विथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। अब मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए आपको, तो विथित व्यक्ति यहाँ पे, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता तीनों ही यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, जैसा कि 6 में है वैसे 7 में है। 8, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार, गोला कीजिएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मत समझ लेना, राज्य सरकार नियुक्ति करता है। अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे। अंडरलाइन कीजिए, राज्य सरकार नियुक्त करेगी बस, और वह ऐसे क्षेत्रीय क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो किन क्षेत्रों में होगा वो भी डिसाइड करेगी। कि मान लीजिए एक जिले में 4 तहसील हैं, तो हो सकता है 4 तहसील को एक एक संरक्षण अधिकारी बना दिया जाए, या
2 संरक्षण अधिकारी के अंडर में 2-2 तहसीलें दे दी जाएं। इस तरह यहाँ जिले का बंटवारा हो जाएगा। दूसरा, ऐसे संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी, इस पर IMP लगा दीजिए, अंडरलाइन कीजिए। ऐसे संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी, गोला कीजिए। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उनके पास अहर्ता अनुभव होगा जो बेहद किया जाए। तीसरा, संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को सेवा के निबंधन शर्तें वे होंगी जो बेहद की जाए। तो नियुक्ति राज्य सरकार करता है और महिला होना चाहिए। एक जिले में 1 से ज़्यादा संरक्षण अधिकारी हो सकते हैं। ठीक है। 9, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य बताती है सेक्शन 9। अब इनके क्या कर्तव्य होंगे, क्या कृत्य होंगे, इनको भी थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित कर्तव्य होंगे संरक्षण अधिकारी के। ए, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। 2, बी, किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप रीति में जो बेहद किया जाए घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा का होना विकथित किया गया है भार साधक पुलिस अधिकारी को उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेसित करना। सी, किसी मजिस्ट्रेट को यदि विथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए अंतोष का दावा करने की वांछा करता हो तो ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो बेहद की जाए आवेदन करना। ये भी देखिएगा। डी, यह सुनिश्चित करना कि किसी विथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्रारूप को जिसमें शिकायत की जानी है मुफ्त उपलब्ध कराना। ई, मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसी सभी सेवा प्रदाताओं की जो विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृह या चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं सूची बनाए रखना। एक लिस्ट रखेगा जहाँ पर जैसे कोई महिला पीड़ित आई तो उसको संबंधित जगह पे भेज देंगे। यदि विथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना। किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए उसकी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अवस्थित अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करना। अगला जी, विथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेसित करना। यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनी अंतोष के लिए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन बेहद प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन निष्पादन हो गया है। अन्य कर्तव्य, तो ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप एक संरक्षण अधिकारी हैं, आपके पास में एक पीड़ित महिला आती है घरेलू हिंसा से, तो आप क्या उसे रिलीफ देना चाहेंगे? मान लीजिए उसने जान से मारने की कोशिश की, गला दबा रहा था पति, या पैसे की डिमांड कर रहा है कि पैसे लेके आओ वरना तुम्हारे घर वाले तो बच्चों को हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमका रहा है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कोई याचक अपने घर पे आ जाए तो अपन खाना देंगे, उसको कपड़े देंगे। ऐसी महिला अगर कोई आ जाए घरेलू हिंसा से, आप अधिकारी हैं, तो आप उसको शेल्टर हाउस भेजेंगे, मॉनेटरी रिलीफ दिलवाएंगे, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, आदि चीज़ें यहाँ पे हैं। और इन सब की सूचना मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारिता वाले ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस थाने को सूचित करें। वो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा क्रमबद्ध पढ़ लीजिएगा। सप्ला 2, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। IMP लगाइए, इसमें अंडरलाइन कीजिए। संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? मजिस्ट्रेट, गोला कीजिए, IMP लगाइए। इस पर OT बनता है कि संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और अधीक्षण में होगा या पर्यवेक्षण में होगा, और वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा। इस अधिनियम में जो उसको एक्ट दिए गए हैं वो पालन करेगा या मजिस्ट्रेट जो एक्ट देगा उनका पालन करेगा वो। सेक्शन 10, सेवा प्रदाता। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, नंबर 1 डालिए, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम, अंडरलाइन कीजिए, रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक कोई संगम। या दूसरा नंबर, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, अंडरलाइन कीजिए, रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी।
जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। तो दो चीज़ें आ रही हैं, एक संगम आ रहा है, कोई स्वैच्छिक संगम आ रहा है या कोई कंपनी आ रही है, रजिस्टर्ड कंपनी आ रही है। ये दो स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे सेवा प्रदाता के तौर पर। किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्री के तहत निम्नलिखित शक्तियां होंगी। अब इस सर्विस प्रोवाइडर को क्या पावर होंगे, देखिए। यदि विधित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना, ये रिपोर्ट लिखते हैं सेवा प्रदाता। उनकी एक प्रति उस क्षेत्र घरेलू हिंसा हुई अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को अग्रसित करना, मजिस्ट्रेट को भेजते हैं एक रिपोर्ट, एक संरक्षण अधिकारी को भेजते हैं। बी, विधित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना या उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा हुई चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रसित करना। तो संरक्षण अधिकारी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना और रिपोर्ट भेजना। यह सुनिश्चित करना, सी बोलती है कि विधित व्यक्ति को यदि वह ऐसी वांछा करे तो आश्रय गृह में उपलब्ध कराया गया है और विधित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट उस पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा रिपोर्ट हुई है अग्रसित करना। सब क्लॉज 3। अब देखिए इतने सारे इनके काम होते सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता है। मान लीजिए कुछ एनजीओ टाइप की, मान लीजिए आप कोई कंपनी है, संगम, रजिस्ट्री के संगम की बात हो रही है, स्वैच्छिक संगम। अब रजिस्ट्री के स्वैच्छिक संगम में क्या आता है, तो ये आप थोड़ा देखिए, एसोसिएशन की बात हो रही है, बोलते ना एक महिला एसोसिएशन है, क्लब है कोई, इस तरह के लोग होते हैं जो महिलाओं की मदद करने के लिए महिलाएं एनजीओ टाइप की चलाती हैं। उनके पास आप पहुंच गए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। आपने देखा कि एक महिला दूसरे के महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्शन करती है, तो आपने कहा हमारे पड़ोस में है एक गरीब महिला है, उसका पति उसको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप उस महिला को लेकर पहुंच गई कि साहब बचाइए इसको वरना एक आदमी मार डालेगा इसको। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन है वो ऐसे लोग को अन्य रिलीफ पहुँचाएंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है ये पावर इनको दिए गए हैं। सेक्शन इस पे आ जाते हैं हम लोग, सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं पहले। तो इस अधिनियम के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई विवाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी सेवा प्रदाता के किसी सदस्य को जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है करने वाला समझा गया है या करने के लिए तात्पर्य विरुद्ध नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर या उसके सदस्य जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर के जो सदस्य हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। क्यों प्रोटेक्शन दिया गया, अगर वो कोई मदद करते हैं, पता चला उन पे ही केस बनवा दिया आपने, तो उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें प्रोटेक्ट रखा गया है कि आपको यहाँ पे सद्भाव में कार्य कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सेक्शन 11, सरकार के कर्तव्य। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, गोला कीजिए यहाँ पे, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार दोनों गोला कीजिए, दोनों के कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं। क्या कर्तव्य देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। दोनों के कामों कंबाइन है, मतलब समझिए सरकार के कर्तव्य, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के। सेक्शन 11, इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाए। अंडरलाइन कीजिए, व्यापक प्रचार किया जाए। टीवी वगैरह पे आता है, रेडियो पे आता है, घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है, इस तरह की घटना कोई करता पाया जाएगा तो कानूनन दंडित किया जाएगा, इतने साल की सजा हो सकती है, 1 साल 2 साल समथिंग। बी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी, न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवादों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाना। अंडरलाइन कीजिए, प्रशिक्षण दिया जाना, जिसको, अधिकारियों को। सी, घरेलू हिंसा के विवादकों को संबोधित करने के लिए विधि गृह कार्यों के, जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच
प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है, उनका कालिक पुनर्वलोकन किया जाता है। कालिक विभाजन मतलब कुछ अंतराल पे क्या होता है, रिव्यू करते हैं। डी, इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के प्रदान के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल, जिनके अंतर्गत नए लॉ को तैयार करना, किसी स्थान पर स्थापित करना भी है। तो ये देखिए इनके केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की यहाँ पे कुछ पावर हैं जिनके बारे में अपन ने बात की है। अब यहाँ पे 2 चैप्टर और अपने बचते हैं, इस पर भी अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा छोटे ही चैप्टर बचे हुए हैं। मेन फंडा अपन ने यहाँ पे समझा